तो आज हम क्लास 8 का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 4th चैप्टर का नाम है अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम चैप्टर के नाम पर जाते हैं। दरअसल ये जो पूरा चैप्टर है इस चैप्टर के नाम के बारे में ही है। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी मैं ये नहीं बता सकता आपको तुरंत कि मेटल्स क्या होते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, कि चैप्टर का नाम पहले एक्सप्लेन करें फिर उसके अंदर जाएं। तो चैप्टर के नाम को एक्सप्लोर करते करते हम उस चैप्टर के अंदर तक जाएंगे। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे एंटोनियम, ठीक है ना, यानी कि विपरीत अर्थी शब्द। ऐसे ही मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है ना, आपको जो व्यवहार मतलब मान लीजिए दो भाई हैं और दोनों का व्यवहार बहुत अलग है, मतलब बहुत एक तरह से बहुत अपोजिट स्वभाव के हैं। ठीक है, तो मेटल्स का जो बिहेवियर है किसी के प्रति और नॉन मेटल्स का वो अलग अलग है, मतलब बहुत आपको बहुत अंतर मिलेगा। ठीक है, किस तरह से अंतर मिलेगा, ठीक है ना, उसको हमको धीरे धीरे एक्सप्लोर करना है। तो मैं आपको थोड़ा किताब से भी बताता जाऊंगा और कुछ करके भी दिखाता जाऊंगा जिससे कि आपको वो और क्लियर होता चला जाए। जाना कि हमें इस चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि हमें देखो किसी चीज के बारे में पढ़ना है तो उससे पहले कहीं ना कहीं से लाना तो पड़ेगा। अब मेटल्स मिलते किधर से हैं, तो जहाँ से मेटल्स मिलते हैं, जहाँ से हम उसे खुदाई करके निकालते हैं उन्हें हम कहते हैं ओर्स। ओर्स को हिंदी में कहते हैं खदान। तो जहाँ से हमने खुदाई करके निकालते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसी क्लास के अंदर से खुदाई करें तो हमें सोना मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ऐसी जगह जहाँ पर हम कम लागत में और अच्छा यानी इकोनॉमिकली हम मतलब कम लागत भी कम आए और ज्यादा हमें मेटल्स मिले। जैसे हम एल्यूमिनियम की खुदाई करने गए एल्यूमिनियम के लिए, तो हम पहले जांचेंगे कि एल्यूमिनियम भारत में कहाँ कहाँ ज्यादा मिलता है, ज्यादा मिलने की संभावना है, तो उधर जाके खुदाई करेंगे। तो उससे हमें जो भी लागत लगेगी वो लगेगी, लेकिन हमें मेटल ज्यादा मिलेगा उधर से। हमने मान लीजिए यहाँ पे खुदाई कर दी फिर तो जमीन खराब हो गई, लागत लगी और मिला कुछ नहीं। तो जहाँ से हमें लागत कम लगी और मेटल ज्यादा मिले उस जगह को हम कहते हैं ओर्स। तो हमें ओर्स से मिलता है। तो ये सारी चीजें जो उसकी शुरुआती चीजें हैं कि हमें मेटल्स कहाँ से मिलता है और कैसे कैसे उसकी रिफाइनिंग होती है, एक बार मेटल को निकाला जाता है। अब मेटल ऐसा नहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एल्यूमिनियम फॉइल है, तो ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम फॉइल जमीन के अंदर दबी होती है ऐसे निकाला जाता है, ऐसा नहीं होता। एल्यूमिनियम एक चट्टान के रूप में होता है, उस चट्टान को फिर तोड़ा जाता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज में प्रोसेस की जाती है जिससे आपको एल्यूमिनियम मिलता है। तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा जिससे कि क्लियर हो जाए कि किस किस तरह से खदान में काम होता है और उसके बाद फैक्ट्रीज में किस किस तरह से एक रिफाइंड मेटल निकाली जाती है। ठीक है, लेकिन हम आज जो करने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं, आज हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, यानी कि मेटल्स की भौतिक और रासायनिक, धातुओं के, मेटल्स को हिंदी में कहते हैं धातु। ठीक है ना, मेटल्स को हिंदी में धातु कहा जाता है। तो धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का हम अध्ययन करेंगे। कुछ देखो ज्यादातर भौतिक गुणों को तो हम अध्ययन कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ रासायनिक गुणों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, अब भौतिक और रासायनिक गुण होते क्या क्या हैं। देखो भौतिक गुण वो होते हैं जो उसके हाव भाव उसको देखकर हम पता लगा सकें। फॉर एग्जाम्पल ये एक साइकिल की तान है, तो साइकिल की तान किस तरह की है, ठीक है, ये गोल है, ठीक है, ठंडी है, ठीक है ना, ये शाइनी और चमक रही है एकदम, ठीक है, इस तरह से। और ये कोयले का टुकड़ा है, ये किस तरह का है, काला है, ठीक है, शाइनी भी नहीं है। तो ये हम जो देख के पता लगाते हैं उसे कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसके भौतिक गुण। ठीक है, और जो उसकी जिससे वो बना है, ठीक है ना, जैसे ये कार्बन से बना है, ठीक है, तो कार्बन के बारे में यदि हम उसको कुछ केमिकल टेस्ट करके पता करें उसके बारे में, तो उसे कहते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। Mining can begin. As one can imagine, the permitting process takes several years. Taconite is the term used to describe the iron-bearing rock found in a portion of the Mesabi Iron Formation. It's an extremely hard rock and contains around 30% iron.
Using explosives, the iron ore is blasted into chunks small enough to handle in large excavators. The largest excavator on the Iron Range can hold up to 65 tons of rock. The machines place the taconite rock into giant haul trucks. These trucks are as big as a house and hold up to 240 tons of rock. The trucks take the iron ore directly to the processing plant and the unneeded overburden to the nearby stockpiles. At the processing plant, the ore is crushed into even smaller pieces by rock crushing machines. The crushers keep crushing the rock until it's the size of a marble or smaller. The rock is then mixed with water and ground finer in rotating mills until it's as fine as powder. The iron-bearing mineral called magnetite is separated from the non-magnetic, non-iron-bearing waste rock using magnetism. The remaining rock is waste material called tailings and is stockpiled in large basins. The magnetite-bearing material has now been upgraded to higher iron content, now the size of fine sand, and is called concentrate. Some mines use a process called flotation to further separate the iron from unwanted materials such as silica by placing the concentrate in the slurry in large vats that froth or foam. The higher concentrate iron slurry is then separated by large vacuums which draw off the water, resulting in a drier cake-like substance with more iron and less water. The concentrate is rolled with clay inside large rotating cylinders. The cylinders cause the powder to form marble-sized balls. This is like rolling wet, sticky snow into balls to make a snowman. The balls are then heated until they're red hot. The balls become hardened and eventually cool. The finished product is an iron ore pellet containing 65% iron and designed to melt efficiently in a blast furnace. The iron pellets are transported by rail, most often to ore docks, where they're loaded into lakers along the shore of Lake Superior. These ore boats sail on the Great Lakes to Gary, Indiana, Cleveland, Ohio, or other steel-making towns in the Great Lakes region of the United States, where the steel mills melt down the pellets in blast furnaces to make the steel used to make the products that we use every single day.
There's another one. Something difficult here. It's in this gap. This one. Oh yeah. गुण, ठीक है। केमिकल का मतलब उसका जिस चीज से बना हुआ है, ठीक है ना, उस बने होने के कारण, जैसे ये मैंने बताया कार्बन से बना हुआ है, ये कोयला है कार्बन से बना हुआ है, तो इसमें कार्बन है, इसीलिए ये जिस तरह के गुण प्रदर्शित करेगा, शो करेगा, उसको हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है जी। तो आइए इन सबको थोड़ा और कुछ एक्टिविटीज के जरिए एक्सप्लोर। आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल नॉन मेटल्स डज नॉट। इसका मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं, जिनको मेटल्स कह रहे हैं, अभी हमने देखे नहीं है मेटल्स, जिनको मेटल्स कह रहे हैं, वो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट करने का मतलब है कि उनमें से बिजली पास हो जाती है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होती है, यानी कि जो अधातुएं होती हैं, वो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रति उदासीन होते हैं, ठीक है। तो उनमें से यदि बिजली पास करवाएंगे उनमें से, तो बिजली पास नहीं होगी। तो क्या करेंगे भाई, एक बैटरी लेंगे, हमने 7th क्लास में पढ़ा था बैटरी कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक मेटल या नॉन मेटल का पीस लगाएंगे और यहाँ पर एक बल्ब लगाएंगे। आपको पता था 7th क्लास में आपको पढ़ाया गया था, ये बैटरी होती है, ठीक है ना, ये बल्ब होता है, ठीक है। यहाँ पर एक यहाँ पर 2 तार निकले होंगे, ठीक है, इधर 2 तार निकले होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, एक तार तो यहाँ बैटरी से लगा होगा इसका, और एक तार फ्री होगा जो कि सैंपल से लगा होगा। जब आप सैंपल को बीच में रखेंगे और इस बल्ब को बैटरी से कनेक्ट करेंगे सैंपल के जरिए, तो यदि वो मेटल हुआ तो बल्ब जलेगा, और यदि नॉन मेटल हुआ तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। तो इसको हम करके देखते हैं। तो आप मेरी टेबल पर देख सकते हैं, ये एक बैटरी मैंने बनाई है। ये 4 सेल जोड़े गए हैं, 2 सीधे 2 उल्टे और पीछे से लगा के। देखिए एक तार आगे से निकल रहा है, एक तार मैंने इसमें जोड़ा है, ये बल्ब है और इसके 2 एंड्स फ्री हैं, ठीक है ना। अब ये एक स्विच की तरह काम कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, ये जो इसको आप जानते हैं क्या है, ये चम्मच जिसे आप खाते हैं। अब ये किसी न किसी चीज की बनी है, ठीक है ना। आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि हर एक चीज किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी है। तो ये जो चम्मच है, ये किसी न किसी मटेरियल से बनी है। अब वो मटेरियल क्या है, एक मेटल है। कौन सा मेटल है हमें नहीं पता, हो सकता है मिक्स मेटल की हो, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमें इतना पता है कि ये मेटल की है, ठीक है। या चलिए मान लीजिए नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मेटल का एक गुण होता है कि वो बिजली कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो एक तार हम इस पे लगाएंगे और दूसरा उसके पीछे, तो आप देख सकते हैं बल्ब जल रहा है, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसके बिल्कुल एक आगे लगाइए और एक इसकी पूंछ पे लगाइए, तब भी बल्ब जलेगा और तेज जल रहा है, ठीक है ना। ये उतना ही जल रहा है जितना यदि हम 2 तार को जोड़ते तब जलता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो स्पून है, चम्मच, ये मेटल की बनी है। आइए और देखते हैं। देखिए ये मेरे पास एक टोंग है, TONG टोंग कहते हैं इसे। इस पे इसके यदि किसी 2 सिरे पर हम लगा के देखें तब भी बल्ब देखिए जल रहा है। आइए और चेक करते हैं। ये मेरे पास एक साइकिल की तान है, ये जो लोहे की बनी होती है जनरली। इसके 2 सिरों पर यदि मैंने लगाया, तो आप देख सकते हैं बल्ब जल रहा है, ठीक है ना। इसके किसी भी सिरे पर लगाइए, बल्ब जल रहा है, ठीक है। बट यदि आप इस पे लगाएंगे, क्या है, ये कोयला है, तो कोयले पे यदि आप लगाएंगे तो जलेगा क्या, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जला,
क्योंकि कोयला एक नॉन मेटल है। अब देखिए ये भी एक मेटल का पीस है। इस मेटल का नाम क्या है? इस मेटल का नाम है जिंक। ठीक है ना, हर एक मेटल का नाम होता है। तो इस पर आगे देखते हैं, जल रहा है। ठीक है, आइए और देखते हैं। ये आपको पता है आपके घर का तार, और इस तार के अंदर ये क्या है? ये है कॉपर के तार। ठीक है ना, और ये प्लास्टिक का तार ऊपर से। आइए देखते हैं प्लास्टिक पे लगाने पे क्या होता है। क्या बल्ब जला? नहीं जला। आइए इस पर लगा के देखते हैं, बल्ब जला? हाँ बल्ब जला। क्यों जला? क्योंकि देखो ये जो प्लास्टिक है ऊपर की, ये तो नॉन मेटल है, और इसके अंदर की जो कॉपर वायर है ये मेटल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि हम बिजली के तार को ऊपर से पकड़ेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, और यदि हम इसके खुले हुए हिस्से से पकड़ेंगे या कहीं कट गया उससे पकड़ेंगे तो हमें करंट लग सकता है। क्यों लग सकता है ये आपको बताना है। इसके बाद ये देखिए एल्यूमिनियम फॉयल है, एल्यूमिनियम का पूरा है। इसको मैं थोड़ा सा हिस्सा इसका काट देता हूँ और इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसे बल्ब जलता है क्या। देखो इससे भी बल्ब जल रहा है। इसका मतलब एल्यूमिनियम भी एक मेटल है। ये एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम, ALUMINUM। ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक कांच है, तो कांच को टेस्ट करके देखते हैं क्या कांच पे जलता है। नहीं, कांच पर नहीं जला। ये मेरे पास मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम एक मेटल होती है जिसे हम अभी जलाकर भी देखेंगे। उसका एक तार है, उसको देखते हैं टेस्ट करके। ठीक है, तो इससे भी बल्ब जल रहा है। इसका मतलब मैग्नीशियम भी एक मेटल है। देखो ये जो लोटा है ये कॉपर का है, कॉपर, तांबा। कॉपर भी एक मेटल होती है। यदि हम इसके दो सिरों पर लगाएं तो बल्ब जलता है। ठीक है ना, तो ये तांबे का लोटा है। तांबा यानी कॉपर एक मेटल होती है। इसी तरह से हम चारों तरफ से मेटल से घिरे हुए हैं। ठीक है ना, मेटल्स हमारे चारों तरफ हैं। आप करना चाहें तो बैटरी, ये 4 बैटरी आपको बाजार में मिल जाती है। तार आप इंतजाम कर सकते हैं। बल्ब या LED इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी भी चार्जर की या किसी खराब खिलौने की तोड़कर। इस तरह से आप घर पर भी टेस्ट आराम से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने मेटल की प्रॉपर्टी देखी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखी कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि उनमें से बिजली आराम से पास हो जाती है, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें से बिजली आसानी से पास नहीं होती। नॉन मेटल्स जैसे ये कोयला हुआ, ग्लास हुआ, ये बहुत अलग अलग तरह की चीजें हैं। ठीक है ना, जैसे ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतल, इसके बारे में क्वेश्चन आगे करूंगा आपको, लेकिन प्लास्टिक एक नॉन मेटल है। अब हम एक और दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं सोनोरिटी। ठीक है ना, ये एक प्रॉपर्टी होती है जो मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग करती है। आपने सभी ने अपने घर में घंटी देखी होगी। ठीक है, जैसे आप दोस्तों भगवान के सामने बजाते हैं। ठीक है ना, ये मंदिर में आप जाते होंगे तो घंटा बजाते होंगे। आजकल तो आजकल तो सावन के सोमवार चल रहे हैं तो मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं सीधे ऊपर। ठीक है, तो घंटा किसका बना होता है? ऐसा क्या होता है उसमें जो टन की आवाज करता रहता है? तो ये वो मेटल का बना होता है, पीतल या किसी का बना होता है। पीतल क्या होता है? मेटल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। कई मेटल्स को गला के पीतल बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है, जब उस पर आप चोट करते हैं, हिट करते हैं, तो एक आवाज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे जब हम उन्हें हिट करते हैं यानी चोट करते हैं तो वो एक आवाज, रिंगिंग साउंड, ठीक है ना, झनझनाने वाली साउंड प्रोड्यूस करें, उसे हम उसी सोनोरिटी कहते हैं। ये एक मंजीरा है, तो जब आप इसे बजाते हैं, ठीक है, तो ये जो आवाज बाद तक रहती है, ये सोनोरिटी के कारण है। ये मेटल के बना हुआ है, इसलिए ये सोनोरस है। ठीक है, लेकिन वहीं हम यदि दूसरी तरफ इसको हिट करेंगे, ये कोयला है, तो कुछ इस तरह की कोई रिंगिंग साउंड नहीं आएगी। देखिए अंदर देखिए, ये एक मंजीरा, ठीक है ना, ये रिंगिंग साउंड है। अब देखिए किसी तरह की कोई रिंगिंग साउंड नहीं है। देखिए ग्लास नहीं है, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें जैसे प्लास्टिक है, इसको बजाते रहिए, ठीक है ना, ये रिंगिंग साउंड कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेगी।
और तो इसी तरह हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनकी आवाज़ उसको बजा के देखें, ठीक है। यदि वो टन की आवाज़ करता होगा, रिंगिंग साउंड करता होगा, तो वो मेटल होगा, अदरवाइज मेटल नहीं। तो ये मेटल की एक और प्रॉपर्टी है, ये एक और प्रॉपर्टी है जिससे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग करते हैं। ये कंडक्शन ऑफ हीट। अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पढ़ा था कि किस तरह से मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, जबकि नॉन मेटल्स नहीं होने देते। इसी तरह हम जानेंगे कि किस तरह से जो मेटल्स होते हैं वो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं, यानी कि मेटल्स काफी उदार स्वभाव के होते हैं, हम देखेंगे। तो हम हीट के बारे में हम देखते हैं कि किस तरह से मेटल्स के अंदर हीट का कंडक्शन होता है। आपने क्लास 7 में पढ़ा था, 3 तरह से हीट का ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन मोड का से जो हीट का ट्रांसफर जिन पदार्थ में होता है उन्हें मेटल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। तो मेटल्स भी मेटल कंडक्टर की श्रेणी में आते हैं, स्वचालक की श्रेणी में आते हैं। तो हम एक एक्टिविटी करेंगे अभी, और उससे देखेंगे कि किस तरह से मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, और इसका किस तरह से हम एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में करते हैं, और बहुत अच्छा एप्लीकेशन इसका है हमारी जिंदगी में, ये हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे इस टेबल पर एक स्पिरिट लैंप रखा हुआ है, और ये एक साइकिल की तार है जिसके आगे वाले मैंने नट को यहाँ पे मुंह से चिपका दिया है। अब मैं जैसे इसको यहाँ से गर्म करना चालू करूंगा तो आप देखेंगे गर्मी यहाँ से जो हीट है वो पहुँचते पहुँचते इस यहाँ तक पहुँचेगी, इस मोम को गलाएगी, और उसके बाद ये नट नीचे गिर जाएगा। तो आइए इसे करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ से गर्म नहीं करा था, फिर भी हीट चल के यहाँ तक पहुंची और मोम गिर गया, मोम पे गल के नट गिर गया। तो नट के गिरने से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। अब नट गिरा क्यों? ठीक है, नट गिरा क्यों? क्योंकि इससे जो ये चिपका इसलिए था क्योंकि मैंने मोम से चिपका रखा था। हीट यहाँ तक पहुंची, मोम गली, और मोम गलने के बाद क्या हुआ, ये जो नट था ये नीचे गिर गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो जिस पदार्थ से बना हुआ है, ठीक है, वो कौन सा पदार्थ है? वो मेटल है, कोई ना कोई मेटल है। मान लीजिए लोहे से बना हुआ है, तो लोहा जो है वो हीट का अच्छा कंडक्टर है। और आप ये बोतल देख रहे हैं, अभी जो बोतल है इसमें आप ठंडा पानी रखते हैं गर्मियों में। तो इस तरह की बोतलों में ठंडा पानी रखने का क्या मतलब है? इस तरह की बोतलों में ठंडा पानी इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो बोतल होती है ये इसके अंदर एक कांच होता है और इसके बाहर प्लास्टिक होती है। दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स हीट के बेकार कंडक्टर हैं, यानी हीट को अंदर बाहर नहीं आने देते, इसलिए पानी हमारा इसमें ठंडा रहता है। आप अपने घर में पैन देखते होंगे, पैन मतलब जिसे फ्राइंग पैन कहते हैं, जिसमें हम खाना बनाते हैं। उसका हैंडल या तो लकड़ी का होता है या प्लास्टिक का होता है। ये लकड़ी और प्लास्टिक दोनों ही नॉन मेटल्स हैं और हीट के बेकार कंडक्टर्स हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि हम देर तक खाना बनाते रहते हैं, और जो हमारी जो गैस की जो गर्मी है वो हमारे हाथों तक नहीं पहुंचती, ये तो हमारा हाथ जल जाएगा, इसलिए हैंडल लगाए जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से इनका कितना अच्छा यूज़ है हमारे डे टू डे लाइफ में, जिसे हम जब भी सीखते हैं, जब हम उसके बारे में साइंस में धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेटल्स की अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम मेटल्स के तार बना सकें। तार, अब आप देख सकते हैं कि ये जो लोहे का तार है, ये जो लोहे का तार है आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये किसी न किसी पदार्थ से बना होगा। अब उस पदार्थ की ऐसी क्या विशेषता है जिसने इसे एक तार बनने दिया, यानी कि उस पदार्थ को हमने तार बना दिया, नहीं तो हम उसे खींचते और टूट जाता। तो मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि यदि हम उसे खींचें, गर्म करके उसे खींचें, तो वो तार बन जाता है, ठीक है ना। यानी कि मेटल्स के तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें डक्टिलिटी होती है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उनके तार बनाए जा सकते हैं। मेटल्स की अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी।
अब मेलिबिलिटी की स्पेलिंग चेक कर लेना। डक्टिलिटी, अच्छा ये दोनों प्रॉपर्टी हम बता क्यों रहे हैं, ताकि हम मेटल्स को नॉन मेटल से अलग कर सकें, ठीक है ना। अब देखो ये जो आप एल्यूमिनियम फॉयल देख रहे हैं, जब उसे खोलते हैं तो आपको इस तरह की कुछ शीट दिखाई देती है। शीट मतलब चादर, ठीक है ना। तो किसी भी पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उसकी शीट बिछाई जा सके, उसे हम कहते हैं मेलिबिलिटी, शीट बिछाई जा सके। तो क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है, इसलिए एल्यूमिनियम की शीट बिछाई जा सकती है, इसलिए फॉयल एल्यूमिनियम की बनती है। क्योंकि आपने कार्बन फॉयल या सल्फर फॉयल नहीं पढ़ी होगी। इसी तरह मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उनके तार बनाए जा सकें, तार, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। किसी भी पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उसके तार बनाए जा सकें, उसे तारों में खींचा जा सके। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होती है, जैसे हम तार बना सके मेटल के। तो मेटल के तार बनते हैं, ठीक है, मेटल की शीट बनती है। लेकिन आपने कभी कार्बन की शीट नहीं बनाई होंगी, तो कार्बन को जैसे आप शीट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसे ठोकना पड़ेगा थोड़े से। जैसे आप इसको ठोकेंगे तो ये चूरे में बिखर जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास एक दूसरा मेटल है ये, ठीक है ना, ये पीला पीला सा, ये क्या है, इसे सल्फर कहते हैं, सल्फर। तो इसके आप देख सकते हैं इसके वैसे ही चूरे हो रहे हैं। तो यदि इसके शीट बनाने की कोशिश की जाए तो और ये पाउडर हो जाएगा। तो डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, कंडक्शन ऑफ हीट और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये चार चीज मैंने आपको बताई जिससे आप, और सोनोरिटी, जिससे कि आप मेटल्स को नॉन मेटल से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका था एक पार्ट, ठीक है। अब आप बताइए कि ये जो तार होता है, ये तार, इसके अंदर ये जो वायर होती है ये कॉपर की होती है, ठीक है ना। अब कॉपर यदि मेटल नहीं होता तो क्या हम उसके तार बना पाते? नहीं बना पाते, इसलिए कॉपर एक मेटल है, ठीक है। अच्छा, ये सब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये भी तार जैसा ही एक साइकिल की तार जो होती है तार जैसी ही होती है। तो क्योंकि ये लंबी खींची जा सकी, इसका मतलब ये भी एक मेटल है। ये जो मेटल है, ये जिसे हम आगे यूज करेंगे, ये सेल का इलेक्ट्रोड होता है, ये जिंक मेटल है, जिंक, जस्ता। तो जैसे कि मैंने कहा, मेटल से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, बस हमें अपने आसपास थोड़ा और सजग होने की जरूरत है, और सजगता को बढ़ाने के लिए हम साइंस पढ़ते हैं।